हम्म। क्या हालचाल? आप लोग का रेस्ट हो गया, आप लोगों ने आंसर भी लिख लिया। बड़ा अच्छा प्रयास रहा आपका। ऐसे ही लिखते लिखते आगे बढ़ना है। और मैंने ये बताया कि जो लोग अशुद्ध लिखते हैं, जब भी पेपर पढ़ें तो पेपर से कुछ लिखना शुरू करें, कुछ बुक से लिखना शुरू करें, तो अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। कुछ सीखने के लिए कोई समस्या नहीं होती है ना? अगर हम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहते तो कोई हमें सिखा नहीं सकता। आपस में बातचीत बिल्कुल बंद, और एकदम ध्यान बिल्कुल यहाँ सीधा। जैसे जब जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके आँख पर एक यहाँ पे पट्टी लगा दी जाती है। प्रश्न कैसे लिखते हैं, स्टाइल क्या होता है प्रश्न लिखने का, उसे हमें देखना है। क्या देखना है? वो स्टाइल क्या होता है उसे देखना है, कि हम किस तरीके से प्रश्न को देखें। तो एक प्रश्न हम देख रहे हैं उपन्यास से जुड़ा हुआ, जो दिव्या उपन्यास का है। दिव्या उपन्यास से एक हम प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो गोदान से 2 प्रश्न ले लिया है। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम प्रश्न ले रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे। प्रश्न क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यशपाल की विशेष रचना दृष्टि रही है। विशेष रचना दृष्टि रही है। विशेष रचना दृष्टि रही है। दिव्या के आधार पर, दिव्या के आधार पर इस रचना दृष्टि की आलोचना करिए। इस रचना दृष्टि की आलोचना करें। आलोचना करें। एक दिन हम सबका मतलब लिखवा देंगे कि आलोचना करे का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, विवेचन का मतलब क्या होता है। एक दिन आप लोगों को पूरा ही लिखवा देंगे, ठीक है? तो ये प्रश्न है, ठीक? कैसे लिखते हैं? कोई भी प्रश्न हो, किसी भी विषय का हो, लिखा कैसे जाता है, ये तरीका हमें देखना है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए उत्तर प्रारूप पर चलते हैं। उत्तर, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोई भी प्रश्न होता है तो एक हम पहले छोटी सी भूमिका वो प्रश्न के अनुरूप बनती है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुरूप। तो अब आप यहाँ ये बताएंगे कि कोई भी लेखक हो, वो अपनी जो रुचियों के अनुसार कथा वस्तु का चयन करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे कि कोई भी लेखक या कोई भी रचनाकार अपनी रुचियों के अनुसार कथा वस्तु मतलब जो कहानी उसको रखनी है, कथा वस्तु का चयन करता है। देखो, मैं जो आपको लिखवा रहा हूं एक भी शब्द फालतू नहीं है, और हम लोग जैसे आंसर टू द पॉइंट होता उस पर बात कर रहे हैं। कोई भी रचनाकार अपनी रुचियों के अनुसार जब कथा वस्तु का चयन करता है, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो इतिहास को उपयोगितावादी नजरिए से देखते हैं,
से देखते हैं वहीं कुछ ऐसे होते हैं, वहीं कुछ ऐसे लेखक होते हैं जिनका नजरिया, जिनका दृष्टिकोण रोमानियत का होता है। रोमानियत मतलब रोमांटिसिज्म, रोमांटिक, जिनका दृष्टिकोण रोमानियत का होता है। जिनका दृष्टिकोण रोमानियत का होता है, वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं, फिर अगला पॉइंट बनाएंगे, वहीं कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं, वहीं कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जिनका दृष्टिकोण इतिहास को लेकर, जो ऐसे होते हैं जिनका दृष्टिकोण इतिहास को लेकर विश्वास का नहीं, जिनका दृष्टिकोण इतिहास को लेकर विश्वास का नहीं अपितु विश्लेषण का होता है, वहीं कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जिनका दृष्टिकोण इतिहास को लेकर विश्वास का नहीं होता है, विश्लेषण का होता है। और यही दृष्टिकोण विश्लेषण परक दिव्या उपन्यास में शुरुआत से अंत तक दिखाई देता है। फिर आप बताएंगे कितना हो गया? यही दृष्टिकोण दिव्या में शुरुआत से अंत तक दिखाई देता है। यही दृष्टिकोण दिव्या में शुरुआत से अंत तक दिखाई देता है। फिर अब अगर हम आगे आए, अगले पॉइंट में हम बताएंगे दिव्या में इतिहास, अगला बताएंगे इसी में, दिव्या में इतिहास तथ्यों के आधार पर नहीं अपितु वातावरण के रूप में हमें दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देते हैं? अगर उपन्यास के सारे लेक्चर हैं, आप देखोगे, वैसे अगर आप उपन्यास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिव्या में इतिहास के तथ्य नहीं हैं, वातावरण को उभारने का प्रयास किया गया है। और एक ऐतिहासिक वातावरण की सहायता से लेखक ने, यशपाल जी ने, नारी की दयनीय स्थिति और राज्य के शोषक चरित्र को दिखाया है। और क्या है? ऐतिहासिक वातावरण का आधार लेकर नारी की दयनीय स्थिति और राज्य के शोषक रूप को प्रदर्शित किया है।
राज्य के शोषक रूप को प्रदर्शित किया है। ऐतिहासिक वातावरण का आधार है और उसमें नारी की दयनीय स्थिति है। दिव्या के जीवन में क्या नहीं हुआ, बिकना पड़ गया, बच्चा उसका मर गया, उसे वैश्या बनना पड़ा, क्या नहीं हुआ दिव्या के जीवन में। तो ये बात है, ऐतिहासिक वातावरण का आधार लेकर नारी की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। और अगर हम बात करें तो यशपाल खुद इस बात को कहते हैं कि अतीत का मंथन और मनन मैं भविष्य के संकेत के लिए करता हूं। तो इस बात को ही बता दें, अतीत का यहां लिख देंगे, यशपाल के अनुसार, यशपाल के शब्दों में भी या यशपाल के शब्दों में कहें तो फिर अतीत का मंथन और मनन, अतीत का मंथन और मनन भविष्य की तलाश, भविष्य या भविष्य का संकेत खोजने के लिए होता है। भविष्य का संकेत खोजने के लिए किया जाता है। संकेत खोजने के लिए किया जाता है ना। फिर आप बताएंगे कि यशपाल जो रहे हैं, इसके रचनाकार यशपाल की ऐतिहासिक रचना दृष्टि का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो मानवतावादी है। अगला पॉइंट बनाएंगे, यशपाल की रचना दृष्टि का मुख्य बल मानवतावादी है। मुख्य जोर मानवतावादी है, मतलब मानव अधिकार की बात कर रहे हैं या उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है। यहीं पे मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी अप्रोच उनका दृष्टिकोण है, ठीक है। और वो खुद कहते हैं कि मनुष्य भोक्ता नहीं है, मनुष्य करता है। फिर यहीं आगे बताएंगे कि मनुष्य भोक्ता नहीं है, करता है। उदाहरण के लिए हम दिव्या और मारीश के चरित्र को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दिव्या और मारीश के चरित्र को देख सकते हैं कि मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं है, भाग्य का जो गुलाम नहीं है, पशु नहीं है कि वो भोगने के लिए आया है। वो जानवर है तो केवल घास खाएगा। मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कुछ विशेष चीजें हैं, इसलिए मनुष्य भोगता नहीं है, करता है। तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो जोर लगाने की जरूरत है तो अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आप इस बात को बताएंगे। फिर आखिरी लाइन में लिख देंगे कि यशपाल की इसी ऐतिहासिक रचना दृष्टि का परिणाम है कि दिव्या देश काल की सीमाओं में बंधा नहीं है। आगे आप निष्कर्ष लिख देंगे, यशपाल की इसी ऐतिहासिक रचना दृष्टि का परिणाम है
कि दिव्या उपन्यास काल की सीमाओं से बंधा नहीं है, बंधा नहीं है। समझ गए? आया कुछ समझ में? बोलो भाई। ऐसे लिखते, ठीक।